हम कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है पत्र। इस पाठ को लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में एक पत्र है। बच्चों, पत्र का अर्थ चिट्ठी या खत होता है और अंग्रेजी में इसे लेटर कहते हैं। पत्र एक लिखित संदेश होता है। संदेश का अर्थ खबर, समाचार या विचार होता है। तो पत्र क्या होता है? एक लिखित संदेश होता है और ये मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मन की बातों को, भावों को, विचारों को पत्र में आसानी से लिखकर अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। पर उसके लिए पढ़ना और लिखना आना दोनों ही जरूरी है, तभी आप पत्र लिख पाएंगे। बच्चों, पुराने समय में पत्र लिखने के लिए भोजपत्र, ताम्रपत्र, कपड़ा तथा मिट्टी की मुहर का प्रयोग किया जाता था और संदेश भेजने के लिए कबूतरों का, पालतू जानवरों का, संदेशवाहकों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर समय के साथ बढ़ते हुए विकास में संसाधनों में वृद्धि हुई तो फिर पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशी तथा टेलीग्राम में पत्र लिखकर भेजा जाने लगा। पर आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन की सुविधा हो जाने के कारण पारिवारिक पत्र व्यवहारों में काफी कमी आ गई है। नहीं तो पहले के समय में लोग पत्रों के माध्यम से खबरों का आदान प्रदान किया करते थे। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को लिखा जाता है जिससे आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र को आमतौर पर व्यावसायिक, शैक्षणिक या सरकारी उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाने वाला पत्र होता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र परिवार के सदस्यों, दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है और हम इस पाठ में एक अनौपचारिक पत्र पढ़ने जा रहे हैं। इस पत्र में एक बालिका ने अपनी सहेली को दिल्ली में मेट्रो रेल की वजह से आए बदलाव की जानकारी दी है। तो चलो पाठ शुरू करें। बच्चों, यहाँ पर दो सहेलियां हैं, एक है कांता और दूसरी है मीना। तो कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है और पत्र लिखने वाला सबसे पहले अपना पता लिखता है, फिर तारीख लिखता है। ठीक इसी तरह कांता ने भी पत्र के दाईं ओर अपना पता लिखी है, 132 C1 शहादरा, दिल्ली। उसके बाद उसने तारीख लिखी है 20 नवंबर 2010। आगे कांता ने संबोधन में लिखा है, प्रिय मीना। बच्चों, जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हों तो हमें संबोधन में पूजनीय या आदरणीय लिखना चाहिए और यदि हम अपने से छोटे या बराबर वालों को पत्र लिख रहे हों तो हमें प्रिय लिखना चाहिए, फिर आगे अभिवादन करना चाहिए। यदि अपने से बड़े हों तो हमें चरण स्पर्श लिखना चाहिए और यदि हमारे से छोटे हों या बराबर वाले हों तो हमें नमस्ते या नमस्कार लिखना चाहिए। ठीक इसी तरह कांता ने भी अपनी सहेली को अभिवादन में नमस्ते लिखा है। आगे कांता खबर शुरू करती है, बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली हैं, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियां बिताई थीं। अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़िया घर की सैर करने में कितना मजा आया था। हम लाल किला और कुतुब मीनार भी देखने गए थे। याद है, नंदा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे को ही लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है। मतलब ये है, कांता अपनी सहेली मीना को छुट्टियों में दिल्ली आने के लिए कह रही है। उसे वो ये याद दिलाती है कि पिछले साल की जो छुट्टियां उन्होंने साथ मिलकर बिताई थीं, कहाँ कहाँ वो घूमने के लिए गई थीं, कितना मजा उनको आया था, कितनी मौज मस्तियां उन्होंने की थी। इन सब बातों की वो याद दिलाती है। साथ ही वो ये भी याद दिला रही है कि नंदा जो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे की तरफ लुढ़क गई थी। बच्चों, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो नंदा कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे की तरफ लुढ़क गई थी। वो भी अपने भाई के साथ आ रही है। इस बार एक नया आकर्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा ही होगा। अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी, पर दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो रेल में यात्रा यानी सफर करने का आनंद ही कुछ और है। अब मेट्रो रेल का जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है। इसकी पटरियां सड़क से ऊपर खंभों पर मतलब ओवर ब्रिज पर बिछाई गई हैं। कहीं कहीं ये भूमि यानी जमीन के नीचे भी हैं।
कोलकाता की तरह दिल्ली की मेट्रो रेल पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से भूमिगत यानी भूमि के नीचे चलने वाली नहीं है। साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में शहादरा से सफर करते हुए कब कश्मीरी गेट आ जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब ये बहुत साफ सुथरी होती हैं और बहुत तेज चलती हैं। बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से राहत मिल गई है। मतलब मेट्रो रेल के चलने से बसों की धक्का मुक्की और लंबी लाइनों से राहत मिल गई है। मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। इसके दरवाजे स्वचालित यानी अपने आप से चलने वाले हैं, जो गाड़ी के रुकते ही या चलते ही अपने आप खुल या बंद हो जाते हैं। मतलब इसके दरवाजे कैसे हैं? अपने आप से चलने वाले। जैसे ही ये गाड़ी चलती है इसके दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जैसे ही ये गाड़ी रुकती है इसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण हैं। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। मतलब ये है कि यदि आपको प्लेटफार्म के अंदर जाना है तो आपको काउंटर से टिकट लेना होगा और यदि आप प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश कर चुके हो और आपको बाहर आना है तो आपने जो टिकट लिया है उस टिकट को आपको एक मशीन के अंदर डालना होगा, तभी आप बाहर आ सकते हो। गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन के आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। मतलब मेट्रो रेल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि हर स्टेशन आने से पहले ही उसके नाम का ऐलान कर दिया जाता है, जिससे यात्रियों को जिस स्टेशन पर उतरना है उसका पता चल जाता है। इतना ही नहीं, गाड़ी में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड लगा हुआ है जिससे स्टेशन आने के पहले ही उस स्टेशन का नाम उसमें अंकित हो जाता है। तुम तो जानती ही हो, देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। यहाँ की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आना पड़ता है। इसी कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं को हल करने में मेट्रो रेल काफी मददगार होगी। मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेजी से प्रगति पर है और अगले कुछ वर्षों में यानी अगले कुछ सालों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है। कल्पना करो, मतलब सोचो, तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देखकर आश्चर्य करोगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी कांता। बच्चों, जब हम पत्र का समापन करते हैं तो पत्र के अंत में मित्रों को तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी या सहेली लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं और यदि रिश्तेदार हो तो तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र या तुम्हारी आज्ञाकारी पुत्री लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह से पत्र का समापन किया जाता है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं पाठ में दिए गए शब्दार्थ की ओर। आकर्षण यानी खिंचाव, अधिकांश यानी अधिकतर, प्रदूषण यानी दूषित होना, संभावना यानी मुमकिन होना, सैर यानी घूमना, स्वचालित यानी अपने आप चलने वाली, मददगार यानी सहायता देने वाला, प्रतीक्षा यानी इंतजार। आगे है प्रश्न और अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 है, कांता ने किसे पत्र लिखा है? इसका उत्तर है, कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है। प्रश्न क्रमांक 2 है, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है? इसका उत्तर है, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता पत्र के ऊपर दाईं ओर लिखता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मेट्रो रेलवे स्टेशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण होते हैं। दूसरा, काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? इसका उत्तर है, मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। प्रश्न 5 है, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया है?
इसका उत्तर है मेट्रो रेल के चलने से प्रदूषण की समस्या, बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया है। प्रश्न 6 है, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? इसका उत्तर है देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है। प्रश्न 7 है, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? इसका उत्तर है दिल्ली की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आना पड़ता है और दिल्ली की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रश्न 8 है, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है? इसका उत्तर है गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन के आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने से पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों के खाली स्थानों में पाठ के आधार पर उचित शब्द चुनकर भरो। तो यहाँ पर हमको खाली स्थान दिए गए हैं और हमको शब्दों को पाठ के आधार पर चुनकर भरना है। तो चलो भरते हैं। खाली स्थान क्रमांक 1 है, तुम कुछ दिनों के लिए खाली स्थान अवश्य आना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। खाली स्थान क्रमांक 2 है, कुतुब मीनार की खाली स्थान देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंचाई। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। अगला खाली स्थान है, खाली स्थान से टिकट या टोकन लेना चाहिए। तो काउंटर से टिकट या टोकन लेना चाहिए। खाली स्थान क्रमांक 4 है, मेट्रो रेल का कार्य खाली स्थान गति से चल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तेज। मेट्रो रेल का कार्य तेज गति से चल रहा है। खाली स्थान क्रमांक 5 है, दिल्ली की आबादी तेजी से खाली स्थान है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? बड़ी लिखेंगे। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है। अगला प्रश्न है, सोचो और लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 है, हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में पूजनीय या आदरणीय लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखते हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में प्रिय लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों लिखना चाहिए? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, डाकघर में पत्रों को जिला और राज्य के अनुसार अलग अलग छाटा जाता है। पिन कोड लिखने से पत्रों को छाटने में सुविधा होती है। अगला प्रश्न है, इस टिकट को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमको एक टिकट दिया गया है और इस टिकट को हमको ध्यान से देखना है और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलो ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1 है, इस टिकट पर कितने लोगों ने यात्रा की है? इसका उत्तर है बच्चों, इस टिकट पर 2 लोगों ने यात्रा की है। दूसरा प्रश्न है, यह टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? इसका उत्तर है, यह टिकट उदयपुर से कोटा तक की है। प्रश्न 3 है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? इसका उत्तर है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 286 किलोमीटर है। प्रश्न 4 है, किराए के लिए कितने पैसे चुकाए गए? इसका उत्तर है, किराए के लिए 342 रुपये चुकाए गए। प्रश्न 5 है, टिकट धारकों की आयु क्या है? इसका उत्तर है, टिकट धारकों की आयु एक की 40 वर्ष है और दूसरे की 30 वर्ष है। आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। पढ़ो और समझो। बच्चों, यहाँ पर 4 वर्ग दिए गए हैं, अ, ब, स और द। इन 4 वर्गों में 4 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। अ वर्ग के नीचे ई से अंत होने वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सभी एक वचन में हैं। इनको बहुवचन बनाते समय ई को इया और इयों में बदल देते हैं। जैसे छुट्टी को हम बदलेंगे छुट्टियाँ और छुट्टियों में। इसी तरह से बकरी का बहुवचन बनाते समय बकरियाँ बकरियों, गठरी का गठरियाँ गठरियों, पटरी का पटरियाँ पटरियों।
लकड़ी का लकड़ियाँ, लकड़ियों। अब ब वर्ग के नीचे लिखे शब्द आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके बहुवचन ए और ओ लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे साला का बहुवचन बनाएंगे सालाएं, सालाओं। बाला का बहुवचन बालाएं, बालाओं। माला का मालाएं, मालाओं। घोषणा का घोषणाएं, घोषणाओं। योजना का योजनाएं, योजनाओं। आगे है प्रश्न क्रमांक 1। ऊपर दी गई तालिका में स और द के नीचे लिखे शब्द किस लिंग के हैं? उन्हें बहुवचन में बदलो। तो बच्चों, स वर्ग के नीचे आ से अंत होने वाले 5 पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी एक वचन में हैं। इनके बहुवचन ए और ओ लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे बगीचा का बहुवचन हम ए लगाकर बनाएंगे बगीचे, और ओ लगाकर बनाएंगे तो बगीचों हो जाएगा। इसी तरह से शरीफा का शरीफे, शरीफों। फीता का फीते, फीतों। बाजा का बाजे, बाजों। ताला का बहुवचन बनाएंगे ताले, तालों। अब द वर्ग के नीचे अ से अंत होने वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सभी एक वचन में हैं। इनके बहुवचन ए और ओ लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे पुस्तक का बहुवचन हम ए लगाकर बनाएंगे तो हो जाएगा पुस्तकें, और ओ लगाकर बनाएंगे तो हो जाएगा पुस्तकों। इसी तरह से नहर का नहरें, नहरों। पेंसिल का बहुवचन बनाएंगे पेंसिलें, पेंसिलों। कमीज का बहुवचन कमीजें, कमीजों। चादर का बहुवचन चादरें, चादरों। आगे है समझो। मस्त में ई की मात्रा जोड़कर मस्ती शब्द बना है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों, शब्द हैं वापस, कम, तेज, देर, गलत। इन शब्दों में हमको ई की मात्रा जोड़ना है और नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलो करें। वापस में हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये नया शब्द बनेगा वापसी। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, लंच के बाद छात्रों की वापसी कक्षा में हुई। दूसरा शब्द है कम। इसमें हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा कमी। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बारिश की कमी से फसलें खराब हो गई। तीसरा शब्द है तेज। इसमें हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा तेजी। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। चौथा शब्द है देर। इसमें हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा देरी। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे घर पहुंचने में देरी हो गई। पांचवा शब्द है गलत। इसमें हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा गलती। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप चाहो तो इन शब्दों से और भी नए वाक्य बनाकर लिख सकते हो। आगे है, इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। मीना दिल्ली गई थी, कांता दिल्ली में रहती है, दिल्ली में मेट्रो का विस्तार होगा। पहले वाक्य से यह पता लगता है कि काम पूर्व में हो चुका है। दूसरे वाक्य से यह प्रकट होता है कि काम अभी हो रहा है। तीसरे वाक्य से यह प्रकट होता है कि कार्य आगे होगा। काम की दृष्टि से पहला वाक्य भूतकाल का है, दूसरा वाक्य वर्तमान काल का और तीसरा वाक्य भविष्यत काल का है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखो और इन्हें निर्देशानुसार काल में बदलो। तो चलो बदलें। पहला वाक्य है, हमने छुट्टियां बिताई थीं। तो बच्चों, हमने छुट्टियां बिताई थीं, ये वाक्य भूतकाल का है। भविष्यत काल में ये वाक्य होगा, हम छुट्टियां बिताएंगे। अगला वाक्य है, वह अपने भाई के साथ आएगी। ये वाक्य भविष्यत काल का है। वर्तमान काल में ये वाक्य होगा, वह अपने भाई के साथ आ रही है। आगे है समझो। हलंत वर्णों पर मात्रा नहीं लगाई जाती। अब ये हलंत क्या है? तो हलंत एक ऐसा चिन्ह है बच्चों जो व्यंजन वर्ण के नीचे लगाया जाता है, जिससे व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है, मतलब उस व्यंजन में छिपा आ समाप्त हो जाता है। हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह है और ये जिस अक्षर के साथ लगा होता है उसकी ध्वनि में कोई भी स्वर नहीं होता, इसलिए हलंत वाले वर्णों पर मात्रा नहीं लगाई जाती।
जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, क के नीचे हलंत है तो हम इसे पढ़ेंगे क। इसका स्वर समाप्त हो गया है और ये क आधा है। त के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे त। स के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे स, क्योंकि हलंत किसी वर्ण के आधे होने का सूचक चिन्ह होते हैं। बुद्धि को अगर हम तोड़कर लिखें तो इस तरह लिखेंगे, ब धन छुटू की मात्रा धन द धन छुटी की मात्रा धन ध। निश्चित को हम इस तरह लिखेंगे, छुटी की मात्रा धन न धन श धन छुटी की मात्रा धन च धन त। निश्चित लिखना गलत है क्योंकि श के नीचे हलंत लगा हुआ है और श में मात्रा भी लगी हुई है, तो इस तरह लिखना गलत है। आगे है प्रश्न 4। मुट्ठी, शुद्धि, क्रुद्ध, प्रसिद्धि, वृद्धि शब्दों को तोड़कर लिखो। तो बच्चों आप इन शब्दों को इस तरह तोड़कर लिख सकते हो। आगे है र का प्रयोग 4 रूपों में होता है, देखो और समझो। सबसे पहले हम र का सामान्य रूप देखेंगे। र से बनने वाले शब्द राम, राजा, राज्य, राकेश, इन शब्दों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती। राम, राजा आदि का उच्चारण सरल है। अब हम र का दूसरा प्रयोग देखेंगे, रेफ के रूप में र का प्रयोग। ये र अक्षर का आधा रूप है। जब भी किसी शब्द के बीच में आधे र का उच्चारण होता है वहां पर हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जहां भी रेफ की मात्रा का उच्चारण होता है तो ये अपने उच्चारण के अगले वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, धर्म, कर्म, शर्म, गर्त। धर्म का उच्चारण करो, ध के बाद र का उच्चारण होता है और म का उच्चारण बाद में पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आप कर्म का उच्चारण करके देखिए, शर्म का उच्चारण करके देखिए और गर्त का उच्चारण करके देखिए। आगे हम र का तीसरा प्रयोग देखेंगे, पदेन रा। पद यानी पैर, ये अक्षर के पैर में, मतलब र का ये पदेन रूप खड़े पाई वाले व्यंजनों के साथ तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है। इसमें र पूरा होता है और जिस अक्षर में ये लगाया जाता है उसका उच्चारण आधा होता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ग्राम, ग्रह, चक्र, क्रम। यहाँ पर ग्राम में ग का उच्चारण पहले होता है और र का बाद में। इसमें ग आधा है और र पूरा है। इसी तरह से क्रम को पढ़कर देखिए, क्रम में क का उच्चारण पहले होता है और र का बाद में। इसमें क आधा है और र पूरा है। इसी तरह से आप भी ग्रह को और क्रम को पढ़ के देखिए, चक्र को पढ़कर देखिए। अब हम र का चौथा प्रयोग देखेंगे, पदेन रा। ये पाई रहित व्यंजन, जो व्यंजन नीचे से घुमावदार होते हैं, उनमें नीचे इंग्लिश के उल्टे वी अक्षर के आकार का पदेन र प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्रिल। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ के साथ र का प्रयोग पदेन रूप में होता है। प्रश्न 5 है, ब, स और द वाले र के प्रकारों के 5 पद शब्द लिखो। तो चलो लिखते हैं। ब में है र की रेफ का प्रकार, तो हम लिखेंगे हर्ष, नर्स, चर्म, सूर्य, पर्व। स में है पदेन का प्रकार, तो हम लिखेंगे वक्र, व्रत, ब्रस, उम्र, भ्रम। द में भी प्र के पदेन का प्रकार है, तो हम लिखेंगे ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ड्रेस, ट्रॉली। आप चाहो तो बच्चों और भी नए शब्द लिख सकते हो। आगे है रचना। शाला वार्षिकोत्सव की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखो। तो बच्चों यहाँ पर एक पत्र मैंने लिखा है, आप चाहो तो कुछ इस तरह से पत्र लिख सकते हो। आगे है, आपके मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी फैली है तो आप किसको पत्र लिखोगे और कैसे लिखोगे। तो बच्चों यदि हमारे मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी फैली है तो हम अपने वार्ड के पार्षद को पत्र लिखेंगे और इस तरह से पत्र लिखेंगे। बच्चों यदि आपके मोहल्ले में भी गंदगी हो तो आप भी अपने वार्ड के पार्षद को इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।